Okay beta, so our next topic is reflection and transmission coefficient at the free and fixed end of the strings. ठीक है, तो देखो हमने वैल्यूज़ निकाली हुई थी ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में. देखो क्या बोल रहे हैं, द इम्पीडेंस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ ज़ीरो. देखो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक तो Z1 था और एक Z2 था जिसको हमने इम्पीडेंस बोला था. ठीक है, कहते मान लो कि जो हमारा ये सेकेंड एंड है दैट इज़ Z2 एंड है, वो क्या है, फ्री है, मतलब उस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो मान लो उस पर वैल्यू क्या है, ज़ीरो. ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली थी इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट ऑफ एनर्जी के केस में आपके पास ये वैल्यू आई थी. ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे Z2 को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देना. ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे Z1 आना सही कर लेना. ठीक है, तो Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, यूनिटी. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट की वैल्यू थी ये, इस पे भी Z2 की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो Z1 अपॉन Z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा. स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 बचेगा. ठीक है, सिमिलरली ट्रांसमिशन कॉफिशेंट दोनों ले लिया उन्होंने. ट्रांसमिशन कॉफिशेंट की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए. Z2 को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे Z1 आना है, वो गलती कर रहे हैं. ठीक है, ये सही कर लेना, बुक में गलत है. Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2. सिमिलरली यहाँ पे Z2 को जब आप ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे ही ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ज़ीरो बाय समथिंग इज़ ज़ीरो, सो आंसर क्या बचा, ज़ीरो. ठीक है, अब देखो फ्री एंड के लिए रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, दैट इज़ फॉर रिफ्लेक्शन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज़ इक्वल टू द इंसिडेंट वेव. मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि द रेट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, मतलब जो भी इंसिडेंट एनर्जी होगी वो रिफ्लेक्शन के इक्वल तो होगी, लेकिन किसके इक्वल होगी, उसके फ्री एंड के इक्वल होगी, क्योंकि हम फ्री एंड स्टडी कर रहे हैं, राइट. पर ट्रांसमिशन के केस में हो जाएगा उल्टा. अब देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन की आपके पास वैल्यू क्या आई थी, 2 टाइम्स आई थी ना, उसमें चेंज होगी डेफिनेशन. द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव. समझ है, ट्वाइस कहाँ से आया, इस वैल्यू से आया. ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एट द फ्री एंड इज़ ज़ीरो, मतलब फ्री एंड पे ट्रांसमिशन एनर्जी क्या होगी, दैट इज़ Z2, वो क्या होगी, ज़ीरो. ठीक है, अब हमने करना है सेकेंड केस स्टडी, दैट इज़ फिक्स्ड एंड. देखो हमने दो केसेस स्टडी करना है ना, एक फिक्स्ड और एक फ्री. ठीक है, फ्री वाला तो हमने कर लिया. फिक्स्ड वाले के केस में क्या करना है, हमने मान लेना है कि Z2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी. तो ये चारों इक्वेशन में बारी बारी से आपने Z2 की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करनी है. तो देखो क्या चेंजेस आए, सबसे पहले जब आपने रिफ्लेक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो सबसे पहले आपका आंसर क्या आया, -1. यहाँ पे यूनिटी था. नेक्स्ट केस में आपके पास आंसर आएगा 1, देन आएगा 0, देन 0. इस केस में अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की डेफिनेशन देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट. क्यों इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आई, माइनस, इसलिए वो क्या होगा, इक्वल तो होगा लेकिन वो ऑपोजिट होगा किसके, इंसिडेंट वेव के. सिमिलरली ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे ट्वाइस तो होगा नहीं, क्योंकि इस केस में ट्रांसमिशन के केस में वैल्यू क्या आई आपकी, 0. तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड एंड के केस में जो ट्रांसमिटेड वेव की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 फॉर द फिक्स्ड एंड, राइट. अब देखो हमने रेट निकालना है कि कब एनर्जी आई और गई उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. हमने 2 स्ट्रिंग कंसीडर की था ना प्रीवियस केस में, उसमें हमने ये चेक करना है कि कब वेव एनर्जी आई, मतलब अराइवल चेक करना है, और उसका डिपार्चर चेक करना है, मतलब वो कब गई. अब देखो उन तीनों के केस में हमने वैल्यूज़ निकाली हुई थी पहले से ही, आई, इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये तीनों वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं. सबसे पहले क्या करना है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वैल्यूज़ को करना है ऐड, कर दिया ऐड. देखो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वैल्यू को करना है ऐड. ठीक है, आफ्टर दैट कुछ वैल्यूज़ थी जो कॉमन थी वो हमने निकाली बाहर. देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला तो आपके पास बचा अंदर AR² Z1 प्लस AT² Z2, राइट. उसके बाद इस स्टेप में देखो क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया AI के साथ, मतलब एम्पलीट्यूड कौन सा, इंसिडेंट वाला, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया विद स्क्वायर. देखो यही किया, देखो AI यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें AR/AT की वैल्यू पता है, दैट इज़ द रेशो ऑफ रिफ्लेक्शन टू द ट्रांसमिशन इज़ गिवन बाय RA एंड इट्स वैल्यू इज़ Z1 - Z2 अपॉन Z1 + Z2. सिमिलरली हमें ट्रांसमिशन की वैल्यू भी पता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रेशो ऑफ
ट्रांसमिशन टू द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड इज़ TA हुज वैल्यू इज़ 2Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कर दी। देखो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपसे सब्स्टिट्यूशन उन्होंने लिया एलसीएम इसका। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनी। अब इसको भी उन्होंने खोला। देखो यहाँ पे बन रहा है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लगाओगे। उसके बाद ये भी वैल्यू इसमें इंक्लूड करोगे, आपके पास कुछ वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी A प्लस बी का होल स्क्वायर की। ठीक है, दैट इज़ दिस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस सारी वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट किया, ZI। ठीक है, देखो ZI सब्स्टिट्यूट किया, वो किसकी वैल्यू है, I इंसिडेंट की। मतलब कहने का ये है कि IR प्लस I ट्रांसमिशन की जब वैल्यू हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो रिज़ल्ट किसका आएगा, इंसिडेंट वाले का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि द लेफ्ट हैंड साइड गिव्स द रेट ऑफ डिपार्चर ऑफ एनर्जी एट द जंक्शन ऑफ II। ठीक है, मतलब ये हमें क्या बता रहा है, अराइवल बता रहा है उस पर्टिकुलर एनर्जी का। कहने का मतलब है कि जो अराइवल होगा और जो डिपार्चर होगा वो वैल्यू हमेशा इस रेट से ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट देखो द मैचिंग ऑफ इम्पीडेंस। इसका क्या मतलब है, द मैचिंग ऑफ इम्पीडेंस इम्प्लाइज इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट मीडियाज़। मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई आपके पास मीडियम है, ठीक है, वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी एनर्जी भी ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कपल्ड ऑसिलेटर किया था हमने, तो उसमें भी बॉब जो था स्प्रिंग के साथ जब अटैच था तो बेसिकली वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे, मतलब अपनी इम्पीडेंस मैच करवा रहे थे। इस केस में क्या है, वेव्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो वेव्स के केस में आपस में उसका कोई ना कोई इंटरकनेक्शन होगा दो मीडियम्स के बीच में, तो उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक मीडियम से अनदर, उसे हम बोलेंगे मैचिंग ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल ली हुई है, कहते हैं हमारे पास मान लो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, मतलब बहुत लंबी वायर है जिससे हमने एक केबल ले लो चाहे, जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है या करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो हमें वायर या उसका जो लॉन्ग डिस्टेंस है या उसकी एनर्जी है सेम करनी पड़ेगी, सो दैट जो करंट होगा ऑल ओवर द वायर या केबल वो सिमिलर रहे, राइट। सिमिलरली उन्होंने एग्जांपल ली है जनरेटर की, इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो पावर होती है उसमें लोड होता है। कहते जो पावर की वैल्यू है और लोड की वैल्यू है शुड बी प्रॉपरली मैच्ड, सो दैट जो उसकी एनर्जी है मैक्सिमम एनर्जी वो पास कर सके लोड तक, समझे। तो सिमिलरली लाउड स्पीकर के केस में भी ऐसे ही होता है कि उसको एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन के साथ अपनी इम्पीडेंस को मैच करवाना होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली मैंने आपको कपल्ड ऑसिलेटर की पहले से एग्जांपल दे दी। ठीक है, कहते हैं अगर ये कह सकते हैं कि टू मिसमैच्ड एलिमेंट में बी मैच्ड बाय इंसर्टिंग अ कपलिंग एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट्स आपके पास मिसमैच्ड हैं, ठीक है, सिमिलर नहीं है, तो उनको मैच करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कपलिंग करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में ही आपको एग्जांपल दे दी थी कपल्ड ऑसिलेटर की। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास मान लो दो मीडिया हैं, ठीक है, उसकी इम्पीडेंस दी हुई है Z1 एंड Z2। ठीक है, उनको हमने कपल्ड किया हुआ है। ठीक है, और उसके बीच में जो सेपरेशन है उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है, दैट इज़ L। ठीक है, उन दोनों मीडियाज़ की जो बाउंड्री है, एक तो x = 0 पे लोकेट की है, एक x = L पे लोकेट की है। ठीक है, द वेव एंटर्स द कपलिंग मीडियम। वेव कहाँ से एंटर करती हैं, देखो उन्होंने प्रैक्टिकली बनाया भी हुआ है कि वेव यहाँ से 0 से एंटर करती हैं और कहाँ पे निकलती हैं, x = L वाली पोजीशन से। ठीक है, वेव नंबर ऑफ 3 मीडियाज़ आर रिस्पेक्टिवली। कहते इन तीनों वेव्स की तीन कैसे हुई वेव, एक तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर वेव नंबर होगा दैट इज़ K1, इसके लिए K2 एंड इसके लिए K3। ठीक है, तो इक्वेशंस भी उन्होंने उस अकॉर्डिंग ही लिखी है। ठीक है, अब देखो कहते फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब एनर्जी की ट्रांसफरेशन हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो Y, मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं Y की, एंड द वैल्यू ऑफ T कर्ली Y बाई कर्ली X। T क्या है यहाँ पे, टेंशन। ठीक है, शुड बी कॉन्टिन्यूस। तो इन कपलिंग मीडियम्स की जो टेंशन है और Y की जो वैल्यू है तो वो क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस। ओके, तो देखो हमने Y और T की जो कॉन्टीन्यूटी है कहाँ पे चेक करनी है, सबसे पहले x = 0 पे। ये था ना आपके पास, यहाँ पे था x = 0 एंड यहाँ पे था x = L, राइट। तो सबसे पहले हमने किस में स्टडी करना है, x = 0 के केस में
एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू एल को बारी बारी से हमने स्टडी करना है। सबसे पहले देखो एक्स इज इक्वल टू 0 के केस में दोनों मीडियम क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस, राइट। तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी लाइक इस वेव में पार्टिकल्स हैं एंड इस वेव्स में, मतलब जो उनकी इक्वेशन बन रही है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पे देखो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो वैल्यू लिख दी। अब वैल्यू किसकी लिखनी है हमने, एक्स इज इक्वल टू 0 के केस में हमने चेक करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया ये सारी पे, तो हमारे पास एक्स वाले फैक्टर क्या हो गए, ख़त्म हो गए। आपके पास क्या बचा, A1 ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस B1 ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद देखो ई रेज़ टू पावर जो आयोटा ओमेगा टी है, सभी इक्वेशन में से जब आप बाहर निकालोगे तो कॉमन निकालोगे तो कट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा, ये राइट हैंड साइड पे भी होगा। तो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज़ A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ठीक है। अब ये किसके लिए चेक किया था हमने, y के लिए। अब हमने चेक करना है t के लिए। t की वैल्यू क्या है, t कर्ली y बाई कर्ली x, राइट। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन का कर्ली y बाई कर्ली x निकालना है, प्लस फिर आपने नीचे वाली इक्वेशन का कर्ली y बाई कर्ली x निकालना है, इज इक्वल टू इस टर्म का प्लस इस टर्म का कर्ली y बाई कर्ली x निकालना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, दिस वैल्यू बनेगी, ठीक है। देखो सारी इक्वेशंस में आपके पास आयोटा आ रहा है, आयोटा कॉमन निकाला और ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेगेटिव निकाल के भी उसको फिनिश कर दिया। आपके पास क्या बचा, K1 लेफ्ट हैंड साइड में और K2 राइट हैंड साइड में। आपके पास क्या इक्वेशन है, B1 माइनस A1 इज इक्वल टू T K2 B2 माइनस A2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो क्या किया, अपर वाली इक्वेशन में उन्होंने माइनस ओमेगा के साथ डिवाइड किया बोथ साइड्स, ठीक है। माइनस जब डिवाइड करोगे इसके साथ तो ये उन्होंने जस्ट अरेंज किया, B1 माइनस A1 था तो क्या बन गया बाद में A1 माइनस B1। सिमिलरली B2 माइनस A2 था, वो क्या बन गया A2 माइनस B2, नीचे ओमेगा वाला फैक्टर आ गया। तो हमें पता है TK1 ओमेगा को क्या हम बोलते हैं Z1 एंड TK2 बाई ओमेगा को क्या बोलते हैं Z2, दैट इज़ इम्पिडेंस, ठीक है। तो वो वैल्यू लिख दी। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, इस केस में था A1 प्लस B1 इज इक्वल टू A2 प्लस B2। यहाँ पे क्या है, Z1 टाइम्स A1 माइनस B1 इज इक्वल टू Z2 टाइम्स A2 माइनस B2, ठीक है। ये हमने x इज इक्वल टू 0 पे स्टडी किया। अब हमने स्टडी करना है x इज इक्वल टू L के लिए, ठीक है। अब देखो फॉर x इज इक्वल टू L के लिए हमने ये इक्वेशंस यूज़ करनी है, ठीक है। A2 B2 एंड A3 याद रखना। ये देखो इन्होंने ना यहाँ पे थोड़े से स्टेप गड़बड़ किए हैं। देखो यहाँ पे B1 लिखा है, B2 आना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने प्लस नहीं डाला, वो डाल लेना है, ठीक है। ये मिस्टेक्स हैं, ये सही कर लेना, ठीक है। तो देखो तीनों इक्वेशंस ये चूज़ की, ये वाली, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस यूज़ की और इसको इक्वेट किया ऐसे, A2 प्लस B2 आना यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इज इक्वल टू A3 टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमने, L। जब हमने L सब्स्टिट्यूट किया आपके पास ये वैल्यू बची, ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी के साथ ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी हो गया कैंसिल। उसके बाद आपके पास इक्वेशन क्या बची, A2 यहाँ पे प्लस आना है प्लस B2 इज इक्वल टू A3 के टर्म्स में, राइट। ये थी y की कंटिन्यूटी। अब हमने t की भी तो चेक करनी है, दैट इज़ t कर्ली y बाई कर्ली x। तो प्रीवियस इक्वेशन में जाके इसका कर्ली y बाई कर्ली x करो डिफरेंट से, इसका करो एंड देन इसका करो, देन सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू x इज इक्वल टू L, ठीक है। उसके बाद फिर से वही स्टेप डिवाइड करना है ओमेगा के साथ। ओमेगा के साथ डिवाइड करने के बाद आपके पास t k अपॉन ओमेगा बचेगा। यहाँ पे 2 है तो Z2 बन जाएगा, अगर 3 है यहाँ पे तो क्या बन जाएगा Z3, दैट इज़ इम्पिडेंस, ठीक है। वो वैल्यू की फॉर्म में बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने वेरी फर्स्ट केस में जब x इज इक्वल टू 0 निकाला था, हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था ना, ठीक है, और ये भी रिज़ल्ट आया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा लिखने के बजाय सारी इक्वेशंस को यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया। फर्स्ट केस में x इज इक्वल टू 0 के केस में y की कंटिन्यूटी ये थी, t कर्ली y बाई कर्ली x के केस में जब x 0 था ये थी वैल्यू। सिमिलरली ये वैल्यू तब थी जब x इज इक्वल टू L था, ठीक है। दोबारा लिख ली ये सारी इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन में से उन्होंने B1 की वैल्यू निकाली, जस्ट सभी को
राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है A2 + B2 - A1, ठीक है। तो ये B1 की वैल्यू उन्होंने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, देखो, ठीक है। ये B1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे आपके पास ये बन गया, ठीक है। आफ्टर दैट आपने अकेले अकेले की ब्रैकेट खोलनी है, Z1 को अंदर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास टर्म बनेगी इन टर्म्स ऑफ A1 वाले को इधर ही रहने देना लेफ्ट हैंड साइड को, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो अगले स्टेप में जिस मैथमेटिकल कर रहे हैं, अब देखो जो ये Z1 था वो लेके गए नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इक्वेशन देख रहे होगे, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में Z1 आना है और ऊपर Z2 आना है, ये गलत किया है, मतलब Z2/Z1 आना है, मिस्टेक है, यहाँ पे सही कर लेना। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ब्रैकेट में से देखो कैसे कॉमन निकाला है, देखो ऐसे ब्रैकेट उन्होंने खोल दी, ठीक है। अब देखो A2 इसमें भी है, इसमें भी है, A2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा 1 + Z2/Z1, ये इक्वेशन देख रहे होगे। सिमिलरली B2 कॉमन निकालोगे तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। ये 2 भी उन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया, आपके पास बना A2/2 1 + Z2/Z1 + B2/2 1 - Z2/Z1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इक्वेशन नंबर 4 उठाई उन्होंने, यहाँ पे उसके साथ Z2 मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट थी, तो उन्होंने अरेंज करके लिखा Z3/Z2 एक साइड पे ले गए, ठीक है। तो आपके पास जो पीछे थर्ड इक्वेशन थी और ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई, सिक्स्थ इक्वेशन, इनको उन्होंने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। आफ्टर एडिंग आपके पास कुछ इक्वेशंस कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास A2 इन टर्म्स ऑफ A3 ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस केस में देखो फोर्थ इक्वेशन ये है, ठीक है, उसमें से थर्ड इक्वेशन करनी है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया आपके पास किसका आंसर आएगा, B2 इन टर्म्स ऑफ A3, यहाँ पे था A2 इन टर्म्स ऑफ A3, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमने किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, फिफ्थ इक्वेशन में, मतलब इसमें, इसलिए हमने इसको यूज़ किया इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ जाके आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, किसकी किसकी, एक तो A2 की एंड B2 की, ठीक है। आफ्टर दैट आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आपको A3 नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे भी, तो वो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले गए, ठीक है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये फैक्टर आएगा, Z2 के साथ Z2 कैंसिल हो जाएगा, Z2 के साथ Z2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल के ये इक्वेशन बनाई, ठीक है। इसके बाद देखो स्टेप दिस वन, इसमें देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos K2L का, और ये किसका फॉर्मूला है, sin K2L का, ठीक है। तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी तो इसमें आयोटा भी साथ में आएगा, ठीक है। तो अब निकालना है हमने, रेशो निकालनी है ट्रांसमिटेड एनर्जी टू इंसिडेंट एनर्जी, दैट इज़ उसकी वैल्यू ये होती है Z3A3² / Z1A1², ठीक है। उसके बाद आपके पास वैल्यू है A1/A3 की, A3/A1 की नहीं है, देखो इसको अरेंज करना, देखो कैसे किया, जस्ट करना क्या है, ये सारी की सारी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करके लिख देना, देखो नीचे आ गई सारी डिनोमिनेटर के नीचे, ऊपर आपके पास 4 चला गया और नीचे आपके पास आ गया 1 + Z3/Z1 वाला फैक्टर, ठीक है। ये होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में था A3 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, तो इसलिए वो 2 का भी 4 बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो उन्होंने कहा कि अगर कहते हैं L की वैल्यू हम λ/4 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, देखो, और K की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है वेव नंबर की, 2π/λ, ठीक है। तो 2 की बात कर रहे हैं तो 2 लिख देना हर जगह पे, ठीक है। तो देखो पहले कॉज निकाला, देन साइन निकाला, K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कॉस 90 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। इस केस में गए जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो आपके पास वैल्यू आई, ठीक है। तो आपके पास बना ET/EI, दैट इज़ ट्रांसमिशन एनर्जी टू इंसिडेंट एनर्जी, आपके पास ये बनी वैल्यू, ठीक है। तो कहते अगर हमने मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र करवानी है तो मान लो जो ट्रांसमिशन की है एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी, E इंसिडेंट के, तो ET/EI किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिटी के। तो यहाँ पे जाके हमने यूनिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, रेसिप्रोकेट किया, ठीक है। उसके बाद क्रिस क्रॉस कर दो, ठीक है, जैसे मैथ्स में करते हो, ये उधर चल जाएगा फैक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे ही रह गया। तो यहाँ पे खोला A + B का होल स्क्वायर, तो A + B का होल स्क्वायर होता क्या है, दैट इज़
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वो यहाँ पे वैल्यू लिख दी, ठीक है। यहाँ पे देखो Z2 के साथ Z2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा Z3/Z1, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला फैक्टर इधर जाएगा, माइनस होगा ना, तो 2 - 4 हो जाएगा इंटू Z3/Z1, तो क्या आएगा आंसर -2, देखो आ गया। उस साइड क्या बचा 0, तो आपके पास ये वैल्यू बनी। जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ये फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, दैट इज़ Z2/Z1 - Z3/Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है, अंडर रूट उधर जाएगा तो 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। तो आफ्टर दैट, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आपके पास बनेगा Z2² = Z1 Z3, Z2 का स्क्वायर है, उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट Z1 Z3, ठीक है। तो किसी भी परफेक्ट मैचिंग, दैट इज़ मैचिंग इम्पिडेंस के लिए आपके पास ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन फॉर इम्पिडेंस मैचिंग, ठीक है। मतलब किसी भी कपलिंग एलिमेंट को के लिए अगर हमने इम्पिडेंस मैच करवानी है तो उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, दैट इज़ Z2 इन टर्म्स ऑफ Z1 Z3 विद अंडर रूट, ठीक है। एंड द कपलिंग एलिमेंट शुड हैव द लेंथ इक्वल टू λ2/4 एंड λ2 इज़ द वेवलेंथ ऑफ द कपलिंग मीडियम, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए लेंथ की, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना λ/4, तो कहते हैं ये वैल्यू उसकी होनी चाहिए, और λ2 इसमें है क्या, वेवलेंथ है उसका पर्टिकुलर कपलिंग मीडियम का, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले मैचिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, कहते हैं जब इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है, क्वार्टर वेवलेंथ लॉन्ग स्टब्स आर इंसर्टेड बिटवीन दैम, कहते हैं क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ के जो वहाँ पे लॉन्ग सब्सटेंस होते हैं वो उसमें इंसर्ट किए जाते हैं। तो जब भी कोई भी ट्रांसमिशन लाइंस मैच करवानी हो तो इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिटिंग एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म्स ऑन द लेंसेज, ठीक है। जैसे लेंसेज होते हैं, चाहे वो कैमरा के हों, है ना, तो उस पर एक एंटी रिफ्लेक्शन, मतलब आँखों पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े, ऐसी उस पर एंटी रिफ्लेक्शन डिपॉजिटिंग फिल की जाती है, ठीक है, सो दैट उसकी सरफेस पे कुछ भी रिफ्लेक्शन ना बचे, ऐसी उस पर कोटेड की जाती है, ठीक है। और उस पर भी जो थिकनेस होती है वो किसके इक्वल होती है, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ के, मतलब दैट इज़ λ2/4, दिस इज़ क्वार्टर ना। कहते हैं अगर मान लो N1 N2 N3 कोई रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, ठीक है, फ्रॉम विच लाइस इज इंसिडेंट, जैसे हमें इम्पिडेंस की वैल्यू चाहिए थी Z2 = Z1 Z3, सिमिलरली उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए N2 इन टर्म्स ऑफ N1 N3 विद रूट, ठीक है। मतलब कंडीशन सेम ही रहेगी, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, कहते मान लो एक ग्लास लेंस है जो हमने किस में यूज़ किया, एयर में यूज़ किया, ठीक है, उसके ऊपर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग की, उसमें N2 की वैल्यू है 1.38, ठीक है। उस क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ वाला मैग्नीशियम हमने यूज़ किया, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए सो दैट वो विजिबल स्पेक्ट्रम के एकदम मिडल में हो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे ले लो चाहे इम्पिडेंस मैचिंग ले लो, तो तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लो, अगर डाउट है तो पूछ लो।